अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह की तरफ से पीपीएससी पास्ट पेपर क्लासेस में खुश आमदीद। और मैं हूं आपका होस्ट एहतशामुल हक, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। अपनी प्रीवियस 3 क्लासेस में हमने 150 प्लस एमसीक्यूज न सिर्फ कवर किए, बल्कि 150 टॉपिक्स, ये 150 प्लस थीम्स को डिस्कस किया। आज हम इंशाल्लाह विद इन 1 आवर 50 प्लस टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी पता चलेगा कि जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, यानी जस्ट 1 से 2 पेपर करने से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने एडिशनल की थी, उस बेस पे हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर तो आपने जस्ट एमसीक्यूज किए पीपीएससी के पास पेपर्स के, तो वो उसके रिपीट होने के चांस 0.01% होते हैं। लेकिन अगर आपने उस थीम को कवर कर लिया, उस टॉपिक को कवर कर लिया, देन फिर अ, अगर 30 से 35 पेपर्स आप इस तरह से कर लेते हैं, वैसे मैं तो 10-15 कहता होता हूँ। चूंकि आप उस बात को लेके कहीं 10-15 करके ना बैठ जाएं, तो इसलिए मैंने बढ़ा के 30-35 कर दिया। तो इतने अगर पेपर आप इस तरह से कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 90 प्लस स्कोर ना कर सकें। बहरहाल, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन 53rd, अगरतला कंस्पायरेसी केस वाज बिटवीन स्टेट एंड शेख मुजीबुर रहमान इन 1968। अगरतला साजिश केस 1968 में होता है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और तकरीबन इनके साथ 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है हुकूमत की तरफ से। और बाद में फिर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान हमारे पास 2 वजह से मशहूर हैं। एक, अपने 6 पॉइंट की वजह से, जो उन्होंने 1966 में दिए और जिसने सेपरेशन के लिए रास्ता हमवार किया। 1971 में 1970, 7 दिसंबर 1970 पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं। उन जनरल इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग मैक्सिमम सीट्स हासिल करती है। वो हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन भुट्टो साहब और याहिया साहब के इख्तलाफात और हर एक का हुकूमत बनाने का वो, उस वजह से हुकूमत नहीं बन पाती और सिविल वार स्टार्ट होती है, जो लेड करती है टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है जी बांग्लादेश, 16 दिसंबर 1971। शेख मुजीबुर रहमान उसके फाउंडिंग फादर, उसके देन फिर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं अल्टरनेटिवली, अपनी वफात 15 अगस्त 1975 तक। 1975 में शेख मुजीब को उनके घर में उनके फैमिली मेंबर्स के साथ एक फौजी बगावत के सिलसिला में कत्ल कर दिया जाता है। उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स, यानी उनकी बीवी, उनके 3 बेटे, बहुएं, मुलाजमीन, जो वहां पे फौजी मुलाजम, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे उनको वहां पे कत्ल कर दिया जाता है। उनके बाद उनकी बेटी शेख हसीना फिर मैदान में आती है, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की वजीर आजम बनती। और देन फिर दोबारा से 2009 में वो वजीर आजम मुंतखब होती हैं, और हालिया जो तलबा तहरीक चली थी, उस तक वो उनकी वजीर आजम रहती हैं। तलबा तहरीक के नतीजे में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजद रिजाइन करती और मुल्क से फरार होके उसी एयरपोर्ट पे उतरती हैं, जिसका नाम है जी अगरतला। शेख मुजीब का जहां से सफर शुरू होता है, और ये भी अभी 2024 में भाग के दोबारा से अगरतला जाते। इनकी जगह पे, शेख हसीना की जगह पे, अब जो वहां पे हुकूमत है, वो उनका जो एक इकोनॉमिस्ट है, ग्रेम बैंक का वो फाउंडर भी है, उसकी बेस पे उसे नोबेल प्राइज भी मिला, यूनस। अब वो वहां की हुकूमत का सरबराह है इस वक्त।
तो ये था जी शेख मुजीब, शेख हसीना और अगरतला कंस्पायरेसी केस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 54। 57 54 में हमारे पास है द F7 की इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7, F7, F से फ्रेंड्स साथ, फ्रेंड्स साथ हो तो बंदा क्या करता है कि जब आप वहां पे लिखते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि यार मेरे स्पेलिंग चेक कर दे, मेरी ग्रामर जरा चेक कर दे। फ्रेंड्स साथ F7, तो उन्हें आपने स्पेलिंग भी चेक करवा दी, ग्रामर भी चेक करवा दी। टोटल हमारे पास जो फंक्शन कीज हैं वो होती हैं जी राउंड अबाउट F12 थी पहले, अब बाज जगह पे F14 भी आ रहा है, लेकिन हम F12 को फिलहाल फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फंक्शन की में F1 है, इसे हम यूज करते हैं जनाब हेल्प के लिए। F1 फॉर हेल्प। F2 रीनेम के लिए। F2 रीनेम के लिए। F3 है हमारे पास F1 हेल्प के लिए, ये आप इजीली कर लेते हैं। F2 हमारे पास रीनेम। F3 हमारे पास आ जाता है सर्च के लिए। F4 एल्ट प्लस F4, ये आपका प्रेस करते हैं क्लोज करने के लिए कोई भी फाइल, या फिर लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए। शट डाउन के लिए या क्लोज करने के लिए आप एल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है F5, ये आप रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रेश या रीलोड के लिए। अक्सर आप लोग यूज भी कर रहे होते हैं, वो लैपटॉप जब आप ऑन करते हैं तो आप F5 प्रेस करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी F6, ये आप जो टेक्स्ट होगा या जो एड्रेस बार होगी उससे हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। F6 टू हाईलाइट एड्रेस बार। नेक्स्ट हमारे पास है जी F7। F7 आप स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं, वो भी हमने देख भी लिया F7। F8 आप यूज करते हैं जी बूट मेन्यू के लिए। बूट मेन्यू के लिए यानी वो विंडो वगैरह के ऑप्शंस के लिए, बूट मेन्यू के लिए F8। F9 आप यूज करते हैं टू रिमूव द सिलेक्टेड कंटेंट। रिमूव द सिलेक्टेड आइटम। टू रिमूव सिलेक्टेड आइटम। F10 आप राइट क्लिक के लिए या फिर मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी राइट क्लिक से क्या होता है कि जहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं वहां पे वो एक्टिव हो जाता है, या फिर वही एक्टिव मेन्यू बार के लिए F10। F11 हमारे लिए पास होता है जी फुल स्क्रीन के लिए, यानी अभी मैंने आपको करना था तो F11 मैंने प्रेस किया, ये अब आपके पास फुल स्क्रीन ओपन है। दोबारा से मैं F1 प्रेस करूंगा तो ये जो स्क्रीन होगी वो ऊपर वाली वो रिबन टैब्स वगैरह सारी आ जाएंगी। तो ये हमारे पास होता है जी F11 फुल स्क्रीन। और लास्ट में हमारे पास F12 होता है सेव एज के लिए। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सेव और एक सेव एज। कंट्रोल एस जब आप प्रेस करते हैं तो वो सेव हो जाता है। सेव में क्या होता है कि जो फाइल होती है वो एज इट इज सेव हो जाती है, जबकि जो सेव एज है इसमें आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यानी रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा आप उसकी जो लोकेशन है फाइल की वो भी चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें जो आपका डायलॉग बॉक्स है सेव का वो ओपन हो जाता है सेव एज करने से। ठीक है, ये सेव और सेव एज में आपके पास डिफरेंस है। तो ये टोटल हमारे पास 12 फंक्शन कीज हैं। F1 फॉर हेल्प, F2 फॉर रीनेम, F3 फॉर सर्च, F4 एल्ट शट डाउन के लिए, क्लोज के लिए, F5 हमारे पास रिफ्रेश के लिए, F6 जो हमारे पास है उसे वो हाईलाइट करने के लिए, F7 हमारे F7 हमने कर लिया चेक ग्रामर, F8 बूट मेन्यू, F9 रिमूव द सिलेक्टेड आइटम, F10 राइट क्लिक या एक्टिव मेन्यू बार,
F11 फुल स्क्रीन और F12 पर सेव एज। तो ये हमारे पास जी टोटल 12 फंक्शन कीज है। नेक्स्ट हमारे पास है इन स्पोर्ट्स हु साइन द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द गेम। तो जब आपका रिजल्ट फाइनल होता है तो रेफरी जो होता है वो उस पर साइन कर देते हैं। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है यानी डिक्लेरेटिव या जो बयानिया फिक्र है जिसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, इस किस्म का और भी नाम है इसका, यानी सिंपल बयानिया फिक्रा जिसमें कोई भी सिंपल इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, तो जब आप वो सेंटेंस खत्म करेंगे उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है कि जिसमें सडन एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं, तो उसके आखिर में फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में आ जाता है। जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है या फिर वो जो सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जो हुक्मिया फिक्र है उसके आखिर में भी फुल यही आपके पास आ रहा होता है, फुल स्टॉप। तो ये था जी कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ये जो 4 टाइप्स थी हमारे पास सेंटेंसेस की अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस। इट इज नॉट advisable to sleep under a tree at night because of a release of कार्बन डाइऑक्साइड। जो रात में अ, पौधे हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। अ, पौधों में दो चीजें एट अ टाइम चलती हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरी रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 यूज होती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, ये रिलीज हो रही है और दिन के वक्त भी रेस्पिरेशन हो रही होती है। और रेस्पिरेशन में हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज होती है, वो चाहे प्लांट करें चाहे ह्यूमन बीइंग करें। रेस्पिरेशन के अंदर O2 यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, यानी ये रिलीज हो रही, ये इस्तेमाल हो रही। अब दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होती है, इस वजह से ऑक्सीजन जितनी यानी पैदा हो रही है उससे कम इस्तेमाल हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 100 क्यूबिक मीटर पैदा कर रहा है ना, तो इस्तेमाल सिर्फ 5 कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 95 है, 95 है, वो हमें मिल रही है जो हम यूज करते हैं। अब रात में क्या होता है कि रात में ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है ये बंद हो जाता है, जस्ट रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो उसमें वो जो अपनी इस्तेमाल वो वही कर रहा है जो 5 कर रहा है, वो मजीद नहीं इस्तेमाल शुरू कर देता। लेकिन अब जो पैदा होने वाला सिलसिला था वो खत्म हो गया। ये जो सिलसिला था 5 यूटिलाइज ऑक्सीजन यूटिलाइज और CO2 प्रोड्यूस वाला, तो ये सिलसिला शुरू हो गया, तो उस वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम बाय 9%। जब वाटर फ्रीज होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो 4% बढ़ जाता है। अगर वो आपने थोड़ा सा तजर्बा किया होगा, बर्फ जो आप रखते हैं बर्तन वगैरह फ्रीजर के अंदर, तो अगर वो आपने फुल भर के रखा होगा तो वो गिर जाता है पानी उसमें से। अब उसमें से होता क्यों है कि उनकी जो दरमियान में जो स्पेसिस है वो पैदा हो जाती है, पानी के अंदर एक खाली स्पेसिस पैदा हो जाती है। उस वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ के 9% होता है और जो उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जो वाटर की डेंसिटी है वो है हमारे पास 1 GCm-3 इसका यूनिट होता है। जबकि जो हमारे पास क्या नाम है आइस है, उसका होती है 0.9167 शायद, 0.9 900, हाँ 9167 इस किस्म के शायद, या 9617 है, यानी 0.9 होती है। अब इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी पैदा क्यों हुई? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ा, तो वो कम हो गई, डेंसिटी कम हुई। और जो पानी के ऊपर ये तैर रही होती है वो क्यों तैरती है? डेंसिटी कम होने की वजह से। और जो जब आप पानी रखते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे
वो जमना शुरू करता है। जो मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। इसके बाद फिर इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो डेंसिटी इसकी मिनिमम हो जाएगी। ये था जी हमारे पास एवरेज साइज का कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वाज डिक्लेयर्ड इन ईयर 1909। 1909 में हमारे पास मेजर रिफॉर्म्स आती हैं। इसी के थ्रू आपको जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दे दिया जाता है। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि 1900 कल हमने शिमला वफद जब पढ़ा तो हमने देखा कि शिमला वफद में जो एक मेजर डिमांड थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट थी कि 1906 में। 1906 में हम लॉर्ड मिंटो से मिले। उसे हमने कहा कि यार हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। उसने कहा जरूर देते हैं जी, आपकी मेहरबानी आप आए। उसने फिर 1909 में जब रिफॉर्म्स आई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स या इंडियन कौंसल एक्ट भी इसे कहते हैं, तो ये उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दे दिया गया। तो ये एमसीक्यू बनता है, सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला? 1909 में, मिंटो मार्ले रिफॉर्म के थ्रू। इसमें मिंटो जो था वो वायसराय था, और जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, यानी बरतानिया की जो कैबिनेट थी उसमें वजीर बराए अमूर हिंद। नेक्स्ट है हमारे पास जी, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। हिस्ट्री, इट हैज बीन सेड, is the essence of innumerable biographies. History, it has been said that is the essence of innumerable. ये जो है it has been said, ये एक्स्ट्रा है। हिस्ट्री इज द सेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। तो जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसे दोनों तरफ से कोमाज में बंद कर दिया जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बनेगा बी। ये नहीं है हिस्ट्री, इट हैज बीन सेड, ये दोनों तरफ कॉमर्स में बंद हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज द असेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। ये था जी ऑप्शन 60। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास जी 61। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। एक स्लाइड के अंदर आपने जो मोशन इफेक्ट्स अप्लाई करने होते हैं वो एनिमेशन स्कीम के थ्रू अप्लाई करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन में जो इफेक्ट्स हैं वो जब एक पूरी फाइल के अंदर होगा, यानी एक फाइल स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हुए जो आप ऐड करते हैं वो स्लाइड ट्रांजिशन होती है। विद इन अ स्लाइड आप एनिमेशन ऐड करते हैं। Which type of malware is a program or piece of code that is loaded onto a person's computer without his knowledge and runs against his wishes? तो वो भाईजान वायरस ही ऐसा एक प्रोग्राम है कि जो उसकी मर्जी के बगैर डाउनलोड होता है, मर्जी से ही फैलता फूलता जाता है, जहां दिल करता है चला जाता है, दैट इज वायरस। जो ट्रोजन हॉर्स है ये चक्कर है। चक्कर किस तरह से कि भाई आप प्रेस करते हैं, आप कोई चीज डाउनलोड करने के लिए आपने वेबसाइट ओपन की, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई ये लिंक है, इस लिंक पे आप प्रेस करें तो आपका जो पास पेपर की बुक है वो डाउनलोड हो जाएगी। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो जनाब एक लिंक खुलता है, दूसरा खुलता है, तीसरा खुलता है, पता चलता है जनाब कोई और ऐड आना शुरू हो गई। यानी क्लेम कुछ और किया जा रहा है और अंदर कुछ और है। सेम आपका होता है कि बहुत दफा आप एप्स डाउनलोड करते हैं, लिखा कुछ होता है अंदर कुछ होता है, तो ऐसे ही उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। एडवेयर, ये जो आपके सामने एड खुल जाती हैं बार बार, यानी कोई भी आप ऐप यूज करते हैं तो उसमें बार बार ऐड यूज हो रही होती है, उसका मकसद वो अब रियल भी हो सकती है, को वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी हो सकती है, तो वो एडवेयर हो गया कि जिसका मकसद अपनी प्रमोशन वगैरह करवाना है, क्लिक्स लेना है। तो फिशिंग हमारे पास होती है ईमेल्स, फ्रॉड ईमेल्स, कि आपने किसी को स्कैम वगैरह के थ्रू भेजी, यानी डिफरेंट ईमेल वगैरह भेज के उससे उसकी जो इंफॉर्मेशन है झूठी वो लेने की कोशिश की, इसे कहते हैं फिशिंग। तो ये ईमेल से अटैच है। इसमें स्कैम भी होता है। स्कैम भी तो है ना। स्कैम ईमेल्स में क्या होता है कि वो आपकी रोबोटिक ईमेल्स हो सकती हैं, यानी सिस्टम के थ्रू जनरेट की थी कि अगर किसी ने करके शेयर की हुई है, या वो उसने बहुत ज्यादा बंदों को इकट्ठी ईमेल वगैरह भेजी तो वो स्कैम में आ जाती होती है, तो ऐसे ईमेल स्कैम ईमेल्स कहलाती है। तो ये हमारे पास 62। Which key is used for toggle the display of ribbon? A display for the ribbon
यानी रिबन टैब्स कौन सी होती हैं? ये जो ऊपर बनी होती है ना, MS ऑफिस में, MS वर्ड में जो यहाँ पे मेन्यू बना होता है, उन्हें आप कहते हैं रिबन टैब्स। जिसमें आपका वो इंसर्ट ऑप्शन आ गया, उसमें आप फ़ॉन्ट वगैरह वो सारे जो ऊपर यानी ऑप्शन यहाँ पे बने होते हैं, उन्हें आप रिबन टैब्स कह रहे होते हैं। तो रिबन टैब्स आपकी किस तरह से डिस्प्ले होती है? कंट्रोल+F1। कंट्रोल+F1 आप प्रेस करेंगे तो वो शो हो जाएंगी, कंट्रोल+F1 करेंगे तो वो गायब भी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक मटेरियल? सबसे जो इलास्टिक मटेरियल है वो स्टील है। सेकंड जो है वो हमारे पास रबड़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन? है कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने हमारी वो की? ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान ने पख्तूनस्तान इशू की वजह से उसकी मुखालफत की थी। अ, अंग्रेजों ने, यानी बरतानिया ने 1893 में इनके साथ जो बॉर्डर था अफगानिस्तान का और बरतान ब्रिटिश इंडिया का, वो डिफाइन किया था, और उस लाइन को आप कहते हैं ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान इस लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर करता है, जबकि अफगानिस्तान इस पर रोला डालता है। 1893 में जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे सर ड्यूरेंट, और जो अफगानिस्तान का बादशाह था अमीर अब्दुलरहमान, ये भी एमसीक्यू बनता है, उसने मुआहदा किया था, और उसके थ्रू ये जो डिक्लेयर की थी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो अब 2611 किलोमीटर है। अगर 2611 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 2430 लगाएंगे। अगर 2430 भी नहीं है तो फिर 2250। लेकिन 2250 अब तकरीबन खत्म ही हो गया। 2611 आएगा, या 2611 अवेलेबल नहीं होगा तो 2430 लगाएंगे। ठीक है। विच डिस्प्यूट रिजॉल्व बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 1963? ये हमने पढ़ा था डिटेल से कल या परसों की क्लास में ही, कि बाउंड्री इशू था जो हमने, यानी अपनी जो बाउंड्री लाइन थी वो 1963 में डिफाइन किया। हाँ, कल की क्लास में किया था। देख ले कितने एमसीक्यूज हमारे रिपीट हो रहे हैं। यानी ये दोनों एमसीक्यू हमारी कल की क्लास में ही, अभी इसी पेपर के अंदर ही हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, USSR, यूनाइटेड, नहीं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 1922 में कायम होती है और 26 दिसंबर 1991 को खत्म होती है। जब ये खत्म होती है USSR, तो इससे कितने मुल्क बनते हैं जी? 15, जिनमें आपने वो नाम सुने हुए हैं। अ, जिसमें हमारे पास रशिया आ गया, यूक्रेन आ गया, उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जितनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे हमारे टोटल 15 स्टेट्स हैं जो इसके बाद बनी। और स्टिल टुडे रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा यूएसएसआर की हिस्ट्री भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आज आ ही गया यूएसएसआर, तो इसको देख लेते हैं कि यह बना कैसे। नेक्स्ट इससे मतलब अगर कोई सवाल आता है तो हमें पता होना चाहिए। 1917 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शुरू के जो एरा था 1917 तक, तकरीबन 1917 तक, एक तरफ जर्मनी और वो था हमारे पास ना ओटोमन एम्पायर। तो जर्मनी भाईजान अच्छा खासा मार रहा है। जर्मनी ने सबको धो के रखा हुआ है, रशिया में के अंदर घुस के उन्हें मारा जा रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये अच्छा खासा बेड़ा गर्क हो रहा है, तो वहां पे लोग उठ खड़े हुए रशिया के अंदर, इंकलाब आ जाता है। और उस इंकलाब की क्यादत कौन कर रहा है जी? लेनिन। लेनिन साहब की जेर क्यादत 1917 में इंकलाब आता है, और यही इंकलाब कौन सा था जी? कम्युनिस्ट इंकलाब। जब जंग खत्म होती है तो ये लोग फिर अपने उन इलाकों में वो शुरू करते हैं। तो ये 1922 में यूनियन बना दी जाती है लेनिन साहब की क्यादत में। 1924 में लेनिन मर जाता है। इसके बाद फिर स्टालिन आता है। स्टालिन वो बंदा है कि जिसने अ, रशिया को या USSR को सुपर पावर बनाया। यानी इस बंदे ने इकोनॉमिकली जो जाइंट, इकोनॉमिक जाइंट भी उसको बनाया, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया। इसी बंदे ने मिलिट्री पावर भी वो बनाई, तो ये था जी जोसेफ स्टालिन। 1953 में ये भी भाईजान मारे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 1960s में बड़ा मजे का सीन होता है। 1960s में इनमें स्पेस वार, यानी स्पेस का मुकाबला चल रहा है।
रशिया जो है 1957 में अपना पहला जो स्पेसशिप है वो भेजता है, स्पटनिक। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज हैं इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और बेशुमार दफा पेपर में रिपीट हो चुके हुए। स्पटनिक, स्पटनिक वन पहले जाता है। तो ये 1957 में कामयाबी से वापस आता है। तो ये रशिया की स्पेस में सबसे बड़ी कामयाबी। ये यहाँ पे नहीं रुकते। 1961 में ये एक बंदे को भी भेज देते हैं। और वो बंदा भी माशाल्लाह कामयाबी से चक्कर चक्कर लगा के वापस आता है। उस बंदे का नाम है जी यूरी गैगरिन। ये भी नाम भी आ सकता है। 1961, जब अमेरिका ये देखता है कि भाईजान वो तो स्पेस का चक्कर भी लगा है, तो उनका जो वो था, उसका नाम क्या था, रोनाल्ड रिगन था आई थिंक वहां पे। तो रिगन साहब कहते हैं कि यार ठीक है, आप लोग स्पेस में गए, इसी डेकेड के आखिर तक हम लोग भी चक्कर लगा के आते हैं। आप सिर्फ स्पेस में गए, हम इंशाल्लाह चांद पे जाएंगे। इंशाल्लाह मैंने कहा है, उसने नहीं कहा था। उसने चैलेंज किया था कि चक्कर जरूर लगा के आएंगे। तो और भाईजान ने वो जो चैलेंज था वो पूरा भी किया फिर। 20 जुलाई 1969, जनाब, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग चाइना और चांद पे अपना पहला कदम रखते हैं। ठीक है जी। 20 जुलाई 1969। 1961 में इनका बंदा जाता है, 1957 में स्पुतनिक वन जाता है, 1969 में 20 जुलाई 1969, ये डेट भी याद रख ले। तो चांद पे जनाब नील आर्मस्ट्रांग सब पहुंच जाते हैं। ये था जी कुछ रशिया के बारे में बात, कहाँ से निकली कहाँ पहुंची। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, हाँ 70 हम कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास द अगुलस करंट, सिग्निफिकेंट सरफेस ओशन करंट फॉर्म्स विद इन द मोजाम्बिक करंट एंड मडागास्कर करंट। ये लहरें पैदा होती हैं समुद्र के अंदर, जिसका नाम क्या है जी, अगुलस करंट। तो ये उसने कहा भाई कौन कौन से मुल्क की बनती है, मोजाम्बिक और मडगास्कर वगैरह मिलके ये लहरें पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 73, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स। चाय में क्या चीज होती है जी, कैफीन। ये वो चीज है भाईजान जो आपको नशे पे लगा के रखती है। आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं चाय, शाम होती है तो कहते हैं चाय, दोपहर होती है तो कहते हैं चाय, सुबह चाय, शाम चाय, खाने से पहले चाय, खाने के बाद चाय है। मौसम अच्छा है तो चाय, मौसम बुरा है तो चाय, चाय चाय है। तो ये सारी वो चाय कैफीन के साथ। उसमें आदत क्यों है, कैफीन की वजह से ये आपको नशे पे लगा रही। विच गैस कैन बी accumulated इन पुअर वेंटिलेटेड बिल्डिंग। अगर कोई पुअर वेंटिलेटेड बिल्डिंग है तो उसमें कौन सी गैस होगी जी, रेडॉन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ के आए, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर। ये पेपर में बेशुमार दफा रिपीट हो चुका हुआ ऑप्शन, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है जी 79, एबिलिटी। हम लोग छोड़ रहे हैं ये, हम इंशाल्लाह कुछ दिनों तक एक ही दफा सिर्फ एबिलिटी की क्लास रख के कवर करेंगे। डैश हैज डिसाइडेड टू रजिस्टर ह्यूमन Himalayan pink salt as geographical indication to prevent its unauthorized use by other country। हमारे यहाँ जो खेवड़ा की कान में जो नमक पैदा हो रहा है वो कौन सा जी, पिंक साल्ट। और ये दुनिया का सबसे कीमती नमक है, जिसे हम कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। इंडिया हमसे ये नमक खरीदता है, उसकी पिसाई वगैरह करता है, अच्छा सा ऊपर टाइटल लगाता है जनाब पिंक साल्ट का, और तोल तोल के बेचता है। तो ये जी पिक साल्ट। अब पाकिस्तान ने फैसला किया कि यार हम चूंकि ये साउथ एशिया में या हमारे पास ही पाया जाता है, तो हम लोग इसको अपने नाम से रजिस्टर्ड भी करवा लें। तो ये पाकिस्तान का मशवरा था जी। महाभारत इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन। महाभारत हिंदुओं के साथ अटैच है। विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर कब से शुरू होता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से। हिजरत कहाँ पे होती है जी, मदीना में। कौन से साल में होती है, 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में हिजरत होती है।
तो जो हमारा सफर था वो 600, यानी जो हमारा हिजरी साल है, अभी आई थिंक 1444 हिजरी या 1445 हिजरी आई थिंक चल रहा है। तो 1445 हिजरी यानी हिजरत को 1445 साल हो चुके हुए। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अच्छा, ये जो हिजरी कैलेंडर है ये स्टार्ट किसने किया था वह? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरी कैलेंडर का जो आगाज था ये हजरत उमर फारूक के दौर में शुरू होता है। और हजरत उमर का जो दौर है वो कब शुरू होता है? 632 में रसूलुल्लाह की वफात है। 632 से 634 तक अबू बकर का दौर है। और 634 से फिर ऑनवर्ड उसका दौर शुरू हो जाता है हजरत उमर का। तो वहां पे उस वक्त ये फैसला करते हैं कि जी हम हिजरत से ये शुरू करते हैं। तो ये था जी हिजरत के बारे में और इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के बारे में जो हमारी पहचान है। और इसमें बल्कि एक और चीज कि जो ईसवी साल है वो है लूनर कैलेंडर की बेस पे, यानी सूरज की बेस पे, सोलर। और जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हम मून की बेस पे, चांद की बेस पे चलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच प्रॉफिट इज कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम्स? फादर ऑफ मुस्लिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसे आप जद्दुल अंबिया यानी अबुल अंबिया भी कहते हैं। अबुल बशर का खिताब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अबुल बशर सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और जो मुसलमानों का फादर है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तकरीबन 4000 के करीब जो अंबिया थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में पैदा होते हैं। तो ये था जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हम सबके जद्द अमजद। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड इन इंसर्ट टैब इन एमएस वर्ड। जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो वहां पे हेडर एंड फुटर है, जिस जहां पे आप ऊपर भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नीचे भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इन विच सूरा वजू एंड तयम्मुम आर मेंशन्ड इन होली कुरान? किस सूरत में तयम्मुम और सूरा मेंशन है? सूरतुल माइदा में। तयम्मुम के हमारे पास तीन फर्ज है। नियत करना, उसके बाद वो मट्टी पे हाथ लगा के चेहरे पे वो करना, और सेकंडली वो लगा के कोहनियों समेत बाजू पे वो हाथ फेरना। एक दफा चेहरे पे हाथ फेरना, चेहरे का मसा करना, और दूसरी दफा कोह यानी बाजू का मसा करना। तो ये तीन फर्ज हैं जी तयम्मुम के। वजू के चार फर्ज हैं, इसमें हाथ से धोना यानी कोहनियों समेत हाथ का धोना, ये चेहरे का धोना, सर के बालों से लेके इसके ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, उसके बाद चौथाई सर का मसा करना, और फोर्थ हमारे पास टखनों समेत पाँव का धोना। तो ये चार हमारे पास फर्ज हैं वजू के। गुस्ल के भी हमारे पास तीन फर्ज हैं। उसमें हमारे पास कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि कोई जगह खुश्क ना रहे। तो ये तीन तीन और चार। इसका हुक्म कहाँ पे है जी? सूरतुल माइदा के अंदर। सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम अकर्ड इन सात नबवी। सात नबवी में बनु हाशिम का बाइकआउट किया जाता है, और जो 3 साल तक जारी रहता है, 7 से 10 नबवी तक। इसे आप कहते हैं इनकी शब अबी तालिब, यानी मुकाता शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब की जो घाटी है उसमें इसे बंद किया जाता है। और 10 नबवी में जब यहाँ से वो जो होता है कागज, उसे वो दिमक वगैरह चाट लेती है तो वो वहां से रिमूव होता है, ये आजाद होता है। 10 नबवी में ही आपकी जो बीवी है हजरत खदीजा, उसकी वफात होती है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी वफात होती है। और आपके जो चचा हैं अबू तालिब, उनकी भी वफात 10 नबवी में होती है। तो आप इस साल को आमुल हजन यानी गम का साल डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 88। बैटल ऑफ ट्रांच अकर्ड इन, ये हमने याद किया था, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमने क्या याद किया जी? अबर्ख, MHT। 1 हिजरी में अबवा, 2 हिजरी में बदर, 3 हिजरी में ओहद, 4 हिजरी में रजी, 5 हिजरी में खंदक। गजवा खंदक को बैटल ऑफ ट्रंच, बैटल ऑफ एहजाब,
बैटल ऑफ दिच भी कहते हैं। इसमें तकरीबन 10,000 के करीब जो थे वो कुफार इकट्ठे हो गए थे, सारे कबीले इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश फॉर हाउ मेनी डेज। ये भी बहुत दफा रिपीट होता है। ये 40 दिन तक रहे, और वहां पे वो आप जो हम वो करते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा, उसकी उन्होंने तलावत की। नेक्स्ट है हमारे पास जी उर्दू पोर्शन। वसल का मुजाद है, वसल कहते हैं मिलना, और उसका अपोजिट है जी हजर, दूर रहना। अगर इसका होता मुतरादफ तो वो होता कुर्बत। मज़ाह नगारी के हवाले से कौन से शायर मशहूर हैं? भाईजान लगाने वाला नेहरू आदमी था। अब मज़ाह नगारी के हवाले से जो शायर मशहूर हैं वो हैं जी अकबर अलाहाबादी। पतरस बुखारी भी मज़ाह नगार है। शफीकुर रहमान भी मज़ाह नगार है। इब्न इंशा ने वो सफरनामे वगैरह लिखे। तो अकबर अलाहाबादी हमारे पास तो मज़ाह नगारी में मशहूर है। अह, अकबर अलाहाबादी। एक हमारे पास एक और नाम है, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, तो इसको वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। पतरस बुखारी की किताब बड़ी मशहूर है, मज़ामिन पतरस। इसमें टोटल 11 मजमून है, और इसी की वजह से पतरस बुखारी का एक नाम है। पतरस बुखारी की एक और पहचान है, ही वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन। इकवाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो पतरस बुखारी थे। एक और बड़े मशहूर मज़ाह निगार है शफीकुर रहमान। आपकी मैट्रिक या एफएससी की किताब में एक इनका वो किताब है, हाँ, परिंदों पे जानवरों पे एक सबक है। इनकी मशहूर किताबें जो अक्सर पूछ भी ली जाती, आई थिंक वो जो मुल्क के परिंदे या जानवर हैं वो हमाकते हैं या मजीद हमाकते से। तो इनकी मशहूर किताबों में हमाकते हैं, मजीद हमाकते हैं, किरणें, शगुफे, दरीचे, इसके अलावा लहरें, परवाज। इसके अलावा भी मशहूर काफ़ी यानी इसके अलावा भी काफ़ी किताबें, लेकिन जो पेपर में अक्सर यही रिपीट होते हैं ऑप्शन किरणें, शगुफे, दरीचे, या हमाकते, मजीद हमाकते। इसके अलावा लहरें, परवाज वगैरह और भी किताबें। उर्दू का बेहतरीन दौर, जरी दौर, 18वीं सदी। कफूर हो जाना ग्रामर की रूह से है, रोजमर्रा भी है, मुहावरा भी है। सर सैयद के बारे हयात जावेद किसने लिखी? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। हयात जावेद अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसके अलावा उन्होंने यादगार गालिब भी लिखी, मिर्जा गालिब पे। इसके अलावा उन्होंने हयात सादी लिखी, शेख सादी पे। इसके अलावा मुसद्दस हाली लिखी उन्होंने। मुसद्दस हाली इसी के सर सैयद के कहने पे उन्होंने लिखी थी। और ये मुसद्दस हाली का जो किताब है उसका असल नाम क्या है जी? मदो जज़र इस्लाम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मदो जज़र इस्लाम। तो इसके अलावा भी इनके काफी तसनीफी काम है, लेकिन ये वो है जो हमें पेपर में पूछ लिया जाता है। गलत इमला की निशानदेही करें। अ, ये मेरे ख्याल में तो इन्हों आना चाहिए, जिन्हों, इन्हें, तुम्हें, ये सारा होता है। इन्हों कम हो रहा होता है। पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? रमूजो इकाफ, रमूजो उकाफ। गजल नीम वहशी सिर्फ शायरी है। गजल नीम वहशी सिर्फ शायरी है, ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का जो शुमार है वो तनकीद, मशहूर तनकीद तनकीद निगारों में होता है। अगर आप ने उर्दू पढ़ी हो या पंजाबी पढ़ी हो तो आप देखते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद का बड़ा काम है तनकीद निगारी पे। तो ये लाइन आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा भाई तनकीद की जा रही है। तो तनकीद निगार कौन है जी? कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है जी हमारे पास चौपाल किसका अफसानवी मजमूआ है? तो ये है जी अताउल्ला, सॉरी, अहमद नदीम कासमी का। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। इकबाल के इस शेर में कौन सी सिफ्त इस्तेमाल हुई है? तलमीह। इस शेर में तलमीह कहते हैं कि जब आप किसी पुराने वाक़े को
दोबारा इस्तेमाल करते हैं बतौर मिसाल, तो उसे कहते हैं तलमीह। किसी पुराने वाक्य की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ने इशारा किया जनाब हजरत इस्माइल की कुर्बानी पे, या कोई भी पुराना इंसिडेंट था उस पर जब आप इशारा करते हैं तो उसे तलमीह का कहा जाता है। तो यहाँ पे तजे सरदारा वाला वो जो इंसिडेंट था उसको रिपीट करने की कोशिश की, तो तलमीह। जरुल मिसल, आप काज महाकाज, जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, जिसका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते थे बिल्कुल। अच्छा जी। इंसर्ट पेज लेआउट व्यू, जी जी बिल्कुल। सर, रोजमर्रा किससे कहते हैं ग्रामर में? ये जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, अल्फाज जुमले, उन्हें आप रोजमर्रा कह रहे होते हैं। यानी अहले जुबान हम नहीं, अहले जुबान। जी। मजीद किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से टाइप कर लें। आई थिंक ऑल डन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, फॉर वाचिंग दिस सेशन। उम्मीद है ये मजे का रहा होगा। नेक्स्ट वीक रेगुलर रहें, डेली लेक्चर देखते रहें, सुनते रहें। इंशाल्लाह ये सफ़र आपकी कामयाबी तक जारी रहेगा। खूब सारी मेहनत करें, कुछ बन के दिखाएं, अपने लिए, अपने वालदैन के लिए, मुल्क कौम के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान।